साथ मैं अदिति त्यागी। प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत लौट चुके हैं अमेरिका और इजिप्ट के दौरे के बाद। एक बड़ी बहस छिड़ी प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द माइनॉरिटीज को लेकर, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर। और फिर एक और डेवलपमेंट देखने को मिला जब इजिप्ट में यानी मिस्र में प्रधानमंत्री को हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ नाइल से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री के लिए ऐसा पहला सम्मान नहीं, इससे पहले भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं प्रधानमंत्री को इस तरह से सम्मानित करती आई हैं। लेकिन इसे कैसे देखा जाए और कैसे समझा जाए, इस बहस के बीच कि प्रधानमंत्री मोदी और माइनॉरिटीज के साथ उनके जो रिश्ते रहे हैं, उन्हें देखने वालों की राय अक्सर बटी हुई दिखाई देती है। इस पूरी बहस को सुलझाने के लिए हमारे साथ इस समय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने अदिति त्यागी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन किया है। आपको धन्यवाद और आभार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल, जो कि मिस्र का सबसे हाईएस्ट स्टेट ऑनर माना जाता है, सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, इसका अंतरराष्ट्रीय समुदाय में क्या मैसेज जाएगा? भारत के जो वहाँ पे संबंध है इजिप्ट के साथ, कोई आज के तो है नहीं, हजारों साल पहले के हैं। इस्लाम से पहले भी थे, इस्लाम के आने के बाद और बढ़े, फिर आज़ादी के बाद ज़्यादा बढ़ गए थे इनके पीरियड में। नेहरू जी, नासिर और टीटो के ये तीन लोग जो थे, ये पिलर थे नॉर्दर्न लाइन मूवमेंट के, और नासिर का भारत किया है। तो बड़ा मतलब हर क्षेत्र में उनके साथ कॉपरेशन, बीच में थोड़े से रिश्ते हमारे बिगड़ गए थे जब जब इन लोगों ने कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया, तो इजिप्ट पूरी तरीके से यूरोप के साथ जुड़ गया था। वो नॉन अलाइंड रोल नहीं रह गया था। फिर उसके अलावा ये भी था कि इजिप्ट जो था वो अरब कंट्रीज ने इसको एक्सपेक्ट कर दिया था, अरब लीग से। तो अरब कंट्रीज में भी इसका कोई वो नहीं था, बहुत तो रह गया था। ये था भारत ने जो वहाँ पे 56 की जो जंग हुई उसमें इजिप्ट को सपोर्ट किया। भारत ने 67 की का जो युद्ध था उसमें भारत ने इजिप्ट को सपोर्ट किया, अरबों को सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद 73 में भी जो जंग थी उसमें अब उनको दोबारा से एहसास हो रहा है कि भाई अब वापस आ गया है अरब लीग में। अरब लीग से उसके संबंध अच्छे हो गए हैं, वो धीरे धीरे भारत से भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक नया आयाम है जो भारत में शुरू हुआ है। उसकी कई वजह है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, फिर उसके अलावा ये भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संबंध है या स्टेटस है, उसको देखते हुए, और वो उनको ऐसा लगता है कि भारत से संबंध करने में तो उनके रिश्ते और आगे बढ़ेंगे, बाइलैटरल रिलेशन बढ़ेगा, उनकी इकोनॉमी को फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। तो बाइलैटरल रिलेशन के तरीके होते हैं। तब मैं देखिए, भारत के जो वहाँ पे संबंध है इजिप्ट के साथ, कोई आज के तो है नहीं, हजारों साल पहले के हैं। इस्लाम से पहले भी थे, इस्लाम के आने के बाद और बढ़े, फिर आज़ादी के बाद ज़्यादा बढ़ गए थे इनके पीरियड में। नेहरू जी, नासिर और टीटो के ये तीन लोग जो थे, ये पिलर थे नॉर्दर्न लाइन मूवमेंट के, और नासिर का भारत किया है। तो बड़ा मतलब हर क्षेत्र में उनके साथ कॉपरेशन, बीच में थोड़े से रिश्ते हमारे बिगड़ गए थे जब जब इन लोगों ने कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया। तो इजिप्ट पूरी तरीके से यूरोप के साथ जुड़ गया था, वो नॉन अलाइंड रोल नहीं रह गया था। फिर उसके अलावा ये भी था कि इजिप्ट जो था वो अरब कंट्रीज ने इसको एक्सपेक्ट कर दिया था, अरब लीग से। तो अरब कंट्रीज में भी इसका कोई वो नहीं था, बहुत तो रह गया था। ये था भारत ने जो वहाँ पे 56 की जो जंग हुई उसमें इजिप्ट को सपोर्ट किया। भारत ने 67 की का जो युद्ध था उसमें भारत ने इजिप्ट को सपोर्ट किया, अरबों को सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद 73 में भी जो जंग थी उसमें अब उनको दोबारा से एहसास हो रहा है कि भाई अब
वापस आ गया है अरब लीग में, अरब लीग से उसके संबंध अच्छे हो गए हैं, वो धीरे धीरे भारत से भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक नया आयाम है जो भारत में शुरू हुआ है। उसकी कई वजह है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, फिर उसके अलावा ये भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संबंध है या स्टेटस है, उसको देखते हुए, और वो उनको ऐसा लगता है कि भारत से संबंध करने में तो उनके रिश्ते और आगे बढ़ेंगे, बाइलैटरल रिलेशन बढ़ेगा, उनकी इकोनॉमी को फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। तो बाइलैटरल रिलेशन के तरीके होते हैं। आगा साहब, एक सवाल जो यहाँ पर जिस बहस के साथ शुरू हुआ था वो थी प्रधानमंत्री और माइनॉरिटीज के साथ उनके रिश्ते, और इसकी शुरुआत हुई प्रेसिडेंट ओबामा जो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनके स्टेटमेंट के साथ, और जो उन्होंने कहा कि भारत डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, या माइनॉरिटीज के रिकॉर्ड को लेकर बात हुई। तो जब इजिप्ट अपना हाईएस्ट स्टेट ऑनर प्राइम मिनिस्टर को देता है तो क्या उसमें आप कितने मायने निकालेंगे, और ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो कितनी संजीदगी के साथ उसे लेगी? देखिए, इस समय जो है वो उनको, इजिप्ट की इकोनॉमी बहुत खराब है, नंबर वन। नंबर दो, उनके यहाँ अभी कुछ ही समय पहले, एक 7-8 साल पहले, 10 साल पहले अरब स्प्रिंग आई थी, जिसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन टाइप का जिसे कहना चाहिए आ गया था, उलट पलट हो गया था। फिर दोबारा से सेना सत्ता में आ गई वापस, और उसके बाद से इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी लगातार खराब होती जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, प्राइस राइज भी है। इन सब को देखते हुए उन लोगों को इस वक्त जो फिक्र है ग्लोबल कम्युनिटी को, बल्कि इजिप्ट नहीं बल्कि ज्यादातर लोगों को, वो ये देखते हैं कि बायलैटरल ट्रेड कैसा है, क्या है, इंटरनल क्या हो रहा है, उसकी फिक्र उन लोगों को नहीं रहती। उसके लिए अलग फोरम्स हैं, इंटरनल इश्यूज, जैसे इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो बराबर इन सब मसलों को रेज करता है। इजिप्ट अभी जो G20 की एक मीटिंग हुई थी जिसमें भारत ने इनवाइट किया था कश्मीर में टूरिज्म को लेके, इजिप्ट ने अपना डेलीगेशन नहीं भेजा था उसमें कश्मीर में। तो अलग अलग फोरम पे ये लोग उठाते हैं, भारत के साथ रिश्ते बनाए रखने के साथ साथ वो कश्मीर का इशू हो या इस दूसरी चीजें हैं, वो उनके कश्मीर मेनली उसको वो रेस करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आतंकवाद का मुद्दा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भारत के साथ कोऑपरेशन भी चाहते हैं, क्योंकि वो भी आतंकवाद से काफी पीड़ित हैं और उनके यहाँ भी आतंकवाद बहुत एक्टिव है। उनका तो प्रेसिडेंट जो थे अनवर सादात, उनको आतंकवादियों ने मारा था जब उन्हीं ने कैंप डेविड एकॉर्ड साइन किया था उसके बाद एक परेड में। तो इस तरह से डिफरेंसेस भी होते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, लोगों को लेके पटल पे भी, और उसके अलावा कॉपरेशन भी। भारत एक मित्र देश है उनके लिए, तो वो रिश्ते भी बना के रखना चाहते हैं। तो ये क्या एक जिसको कहना चाहिए टाइट रोप वॉक होती है कि आप अलग अलग मंचों से अलग अलग बातों को उठाएंगे? आप इसको एक चैलेंज के तौर पर देखा जा सकता है, या आपको लगता है ये अंडरस्टैंडिंग होती है स्टेट्स में कि भाई आप ओआईसी में होंगे तो आप कश्मीर पर बात करेंगे, बट अदरवाइज इंडिया और इजिप्ट के रिश्तों की अगर बात होगी तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात होगी? नहीं, उन्हीं ने अपना जो वो था, वो कंसर्न उन्हीं ने शो कर दिए, उसमें ना के क्या कहते हैं, श्रीनगर में अपना डेलीगेशन नहीं भेजा कश्मीर में, तो उन्हीं ने अपना जो कंसर्न थी वो रजिस्टर कर दी। अब ये तो नहीं हो सकता कि बायलैटरल रिलेशन खत्म कर दें, बिल्कुल तोड़ के अलग हो जाएं। भारत एक बड़ा देश है और संबंध है पुराने, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, तो ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। टाइट रोप जिसे आपने कहा वो है, डिप्लोमेसी में तो ये काम होता ही रहता है, इस तरह की बातें होती हैं। सऊदी अरेबिया ने भी बहुत बड़ा हाईएस्ट अवार्ड जो उनका सिविलियन है वो दिया था मोदी जी को, यूएई ने दिया अपना हाईएस्ट अवार्ड इनको, बहरीन ने दिया इनको हाईएस्ट अवार्ड अपना मोदी जी को। भाई, इंडिया इज ए मेजर ऑयल बायर, तेल का हम लोग को बहुत बड़ा कंजम्पशन है, तीसरा चौथा कंजम्पशन है हाईएस्ट हमारा। तो हम इनको तेल भी तो बेचना है, अपनी इकोनॉमी भी चलानी है, साथ में धर्म भी है, तो ये तो साथ चलता रहता है। और कभी भी इन्हीं ने बाबरी मस्जिद के इशू पे भी ये लोग नहीं बोले थे,
उनका तो ये इंटरनल मैटर है। हाँ, हो सकता है कि ये पर्सनल लेवल पे जब मिले हों और कंसर्न जाहिर की हो, वो मैं नहीं जानता। जब हम इंडिया और इजिप्ट की बात करते हैं सर, तो हम एक्चुअली एक दो ऐसे पुराने सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया था, इंडस सिविलाइजेशन और नाइल सिविलाइजेशन। तो सांस्कृतिक तौर पर भी दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो बहुत ही रिच हिस्ट्री रही है, एक एक बहुत ही रिच पास्ट भी रहा है। और इसके अलावा नॉन अलाइनमेंट जो नाम था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी, उसके भी दोनों ही जो स्टेट्स थे, दोनों ही जो कंट्रीज थी, उसके भी मेंबर थे। तो आपको लगता है इजिप्ट, अगर इस्लामिक वर्ल्ड के लिहाज से बात की जाए, तो उसमें इजिप्ट में और भारत में किसी और मुस्लिम देश के मुकाबले जो सिमिलैरिटीज हैं, जो समानताएं हैं, वो ज्यादा हैं, आपको लगता है, और यू वुड चूज टू डिसएग्री? बहुत ज्यादा है। इजिप्ट में सेकुलरिज्म है उनके यहाँ। उनकी प्रॉब्लम इस्लामिक मिलिटेंसी है। वो आतंकवादी एक्सट्रीमिज्म से जूझ रहे हैं अपने यहाँ। इजिप्ट की सोसाइटी भी काफी सेकुलर है। धर्म बहुत लोग धार्मिक हैं, लेकिन ये कि सोसाइटी उनकी लिबरल है काफी। और इजिप्ट में एजुकेशन और काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर अरब देशों के हिसाब से देखा जाए। इजिप्ट के में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और इजिप्ट का कंट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अच्छा खासा है। तो ये इजिप्ट का को आप दूसरे अरब देशों से कंपेयर नहीं कर सकते। और ये है कि हमारी उनके साथ काफी सिमिलैरिटी है। एक सेकुलरिज्म हो गया, फिर उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो वही है, हम सबसे पहले तो वही देखते हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि इजिप्ट जो है स्ट्रेटेजिक लोकेटेड है, गेटवे है अफ्रीका का, सुएज कैनाल के थ्रू कनेक्ट कर देता है मेडिटेरेनियन को। तो मेडिटेरेनियन भी वहां से है, मतलब आपका सामान जो है वो सुएज कैनाल के माध्यम से एक तरफ तो मेडिटेरेनियन यूरोप आप भेज दीजिए, और दूसरी तरफ नॉर्थ अफ्रीका में और अफ्रीका के दूसरे देशों में आप सप्लाई वहां से कर सकते हैं। उनके जो पोर्ट्स वगैरह हैं, जहाँ पे उन्होंने ऑफर भी किया कि भारत इन्वेस्ट करे, आए अपनी फैक्ट्रियां डाले। फिर उसके अलावा इजिप्ट का ये भी है कि इजिप्ट से हम तेल भी खरीदते हैं, गैस भी है इजिप्ट के पास, और फिर बहुत से मिनरल्स हैं जिनकी भारत को ज़रूरत है, वो इजिप्ट के पास हैं। और यही नहीं, बल्कि इजिप्ट की कॉटन दुनिया में सबसे अच्छी होती है, इजिप्शियन कॉटन। हम वहाँ से कॉटन लाते हैं, फिर यहाँ पे उसका यान बना के इजिप्ट को भी बेचते हैं। ये काम वहीं हो सकता है, हम उनसे वहीं कॉटन लेके वहीं यान बना के वहाँ पे बेच सकते हैं। और बहुत से क्षेत्रों में ज्वाइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन भी किया जा सकता है, मिलके बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं डिफेंस सेक्टर में खास तौर से। या उसके अलावा और भी बहुत से ऑटो पार्ट्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ इजिप्ट जाते भी हैं। और हमारे ऑटो इंडस्ट्री बहुत ही डेवलप्ड है हिंदुस्तान की। इजिप्ट में भी ऑटो इंडस्ट्री काफी एडवांस है। तो इस तरह के हम लोग बहुत से क्षेत्रों में कोलैबोरेशन उनके साथ कर सकते हैं। एजुकेशन में हमारा है, बातचीत ये भी हो रही है कि एक आईआईटी टाइप का एक इंस्टीट्यूशन वहाँ खोला जाए। मेरा मानना ये है कि बहुत सी चीजें हो सकती हैं वहाँ पे। यूनिवर्सिटी भी खोली जा सकती है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी खोले जा सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, वहाँ खोलना चाहिए, इन लोगों को जानना चाहिए। वहाँ से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। वहीं अगर आप दें तो नॉर्थ अफ्रीका के बहुत से लोग वहाँ आ जाएंगे पढ़ने के लिए। सॉफ्ट पावर होता है ये एक तरह का। और एग्रीकल्चर में भी कॉपरेशन, तो बहुत वास्ट एरियाज हैं कॉपरेशन के हमारे। इजिप्ट के भी अच्छे संबंध पश्चिमी देशों से हैं, भारत के भी अच्छे संबंध हैं। एंड मैं समझता हूँ कि इसको देखते हुए ये रिश्ते आने वाले समय में काफी आगे बढ़ेंगे, और काफी हमारा ट्रेड जो है उनसे इस समय $7.3 बिलियन समझ लीजिए का है, जिसको उम्मीद है कि अगले 4 से 5 साल में ये $12 बिलियन का हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये 20 का पहुंच जाएगा जल्दी ही, 20-22 का। तो काफी पोटेंशियल है। 40 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है वहाँ पे। अब देखना ये है कि कितना, बहुत से मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हमारे उनके साथ साइन हुए हैं, कितनी जल्दी काम शुरू होता है।
तो ये मैं आपसे ये भी मैं लगातार आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ आगा सर, और उन आर्टिकल्स में इस तरह से भी कहा जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी दलीलें देते हैं कि इंडिया ने जो मैरीटाइम है, इंडिया को मैरीटाइम के लिहाज से और कोऑपरेशन और सहयोग और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो एक्सप्लोर करनी चाहिए इजिप्ट के साथ। अभी आपने खुद स्वेज का जिक्र किया, तो क्या आपको भी लगता है कि ये संभावनाओं को इंडिया ने थोड़ा-सा उस तरह से एक्सप्लोर या उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया है जिस अंदाज में किया जाना चाहिए था? और जियोपॉलिटिकली भी वो जो इक्वेशन है उसे चेंज कर सकता है? हर चीज का एक समय होता है। इजिप्ट ने जब इच्छा दिखाई भारत से, तो भारत ने फौरन उसका रिस्पांस दिया है। इनको फिर पिछली जो 26 जनवरी की परेड थी उसमें बुलाया गया, ये आए, यहाँ पे और बातें हुई, और फिर उसके बाद संबंधों में संबंध और मधुर हो गए, और लगातार उसके बाद से बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है। बीच में कोविड आ गया था और उसके चलते बड़ी प्रॉब्लम्स थी। फिर यूक्रेन वॉर की वजह से भी एक बड़ी समस्या खड़ी रही। सब हर देश जूझ रहा था इन समस्याओं से। तो अब ये है कि मैं समझता हूँ कि सही टाइम पे गए हैं। ये है कि अब हमको टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में रेड टेपिज्म की वजह से अक्सर बहुत डिले हो जाता है, ये जनरल कंप्लेन है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस तरह के डिले ना हो और जो एग्रीमेंट हुए उनको जल्दी से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाए। अगर सर डिप्लोमेसी में अक्सर बात की जाती है नेताओं के बीच केमिस्ट्री की। अगर मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट सिसी की केमिस्ट्री को समझना चाहूँ, क्योंकि आप इन नेताओं को भी क्लोजली वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या आपको, जैसे अभी दोनों ने अपने रिश्तों को एलिवेट करके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया, आप इसे ज्यादा हिस्टोरिक टाइज को कंट्रीब्यूट करेंगे या आप मानेंगे कि जो मौजूदा लीडरशिप है दोनों ही कंट्रीज की, ये उस केमिस्ट्री का भी नतीजा है? देखिए, दोनों चीजें होती हैं। हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी, हिस्टोरिकल टाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। गवर्नमेंट आती हैं, चली जाती हैं तमाम, लेकिन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन में अगर पर्सनल टाइज बन जाते हैं, दो नेताओं के बीच में कनेक्ट हो जाता है, और वो टेलीफोन पे उठाया बात भी कर रहे हैं, पर्सनल रैपो भी है, तो चीजें जल्दी प्रोग्रेस करती हैं। और वरना ये रहता है कि डिले होने लगता है, और पर्सनल रिलेशनशिप में रहता है तो बहुत, देखिए कई चीजें हैं। एक्चुअली जो विजिट्स होती हैं उसमें केवल बाइलैटरल मसले हमारे जो हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो होती है ये रिफ्लेक्शन होती है डोमेस्टिक पॉलिसी का। हमारा हमारे लक्ष्य क्या है उनको पूरा करना होता है। अब हमारा लक्ष्य है कि भारत एक बड़ा दुनिया का ग्लोबल प्रोडक्शन हब बन जाए, सर्विस सेंटर बने। आतंकवाद के खिलाफ हम बात करते हैं, उसमें हमको बातचीत होनी चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी हमको जरूरत है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। संपन्न देश हैं, जो बहुत विकसित देश हैं, वहां से टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जिनका डुअल यूज है, उनको हासिल करना। और फिर उसके अलावा ये कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। जब प्रधानमंत्री जाते हैं या हेड ऑफ द स्टेट जो जाएगा, खासतौर से पता, उनको ये चीजों पे रखते हुए अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की बातचीत करता है। यही उन्हीं ने अमेरिका में भी किया कि भाई स्पेशल रिलेशनशिप है हमारे, पार्टनरशिप है उनके साथ, टेक्नोलॉजी जितनी मिल सके अच्छा है। जी के इंजन भारत में बनने लगे हैं तो बहुत अच्छा है, जो तेजस के लिए थे उन्हीं ने। फिर उसके बाद ये था कि ये जो ड्रोन्स खरीदे हैं ये बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, जो मिल जाए हमको। तो मेरी टाइम ये खासतौर से जो हमारा सी शोर है उसकी वहाँ पे विजिलेंस में काम आ जाएगा। तो अगर वो आते हैं, उनका इस्तेमाल होता है, तो फिर हमको कम डिप्लॉय करने पड़ेंगे लोग, और ये काम ड्रोन्स के माध्यम से उस पूरे रीजन को वॉच किया जा सकता है। अगर कोई वहाँ पे वो आ रहा है, खतरा है या टेररिस्ट मूवमेंट है,
या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो डिटेक्ट हो जाएंगी आसानी से। और फिर उसके अलावा ये भी था कि ट्रेड बढ़ना चाहिए। तो ये जो बेसिक मैंने कुछ बातें बताई, ये ही हर फॉरेन पॉलिसी में और हर विजिट में इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है भारत देश में। अब मोदी जी का इनका अप्रोच ये होता है कि एक तो ये जो भारत का क्लाउड है उसका इस्तेमाल किया जाता है कि डेवलप्ड इकोनॉमी है हमारी, 3.5 ट्रिलियन डॉलर की, जो बढ़ के 5 जल्दी होने की संभावना है, फिर 10 हो जाएगी, 5 से 10, 10 से 20। ये इसका मूवमेंट जो होता है वो इसी प्रकार से होता है। अगर पेंडेमिक ना आए या कोई बड़ा हादसा ना हो, तो इसी तरह ये 2.5 से 5 और 5 से 10 इस तरह बढ़ता है, जैसे अकाउंट बैंक का। तो 5-5 साल पे डबल होती है, अगर ठीक तरीके से चलती रहे, रिसेशन ना आए यूरोप अमेरिका में। तो ये चीजें जो है वो एक तरफ तो ये इसका इस्तेमाल होता है कि भाई हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजी है, हम आपको तेजस जहाज भी दे सकते हैं, हम आपको आकाश मिसाइल सिस्टम है हमारा बहुत अच्छा, हमने रशिया के साथ मिलके ब्रह्मोस बना ली है, वो हम आपको दे सकते हैं। देखिए हम लोग के जो प्रोडक्ट हैं ये बहुत सस्ते हैं यूरोप के और अमेरिका के मुकाबले में, और स्पेयर पार्ट भी सस्ते हैं, और हम बहुत सी तरीके से कर सकते हैं, दे सकते हैं रुपी, और जो वहाँ की लोकल करेंसी में भी कर लेते हैं ट्रेड। फिर उसके अलावा ये भी है कि उसके बदले में हम चावल ले लेंगे, भेज देंगे उनको, और क्या कहते हैं वहां से गैस ले ली, तेल ले ली, यानी बार्टर का भी एक कंपोनेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर एक दूसरा होता है पर्सनल टच, जिसमें मोदी जी काफी विश्वास रखते हैं, हगिंग, गले लगाना, मिलना, पर्सनल टाइज डेवलप करना, वो और फर्स्ट नेम से पुकारना, वो जल्दी ही ये इतना डेवलप कर लेते हैं। तो वो भी काम आ जाता है डिप्लोमेसी में। तो इस तरह से दोनों चीजें का इस्तेमाल होता है। अभी थोड़ी देर पहले सर आपने ज़िक्र किया था कि भारत और इजिप्ट में एक और बड़ी समानता जो है वो ये है कि दोनों ही देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर आपने एक और ज़िक्र किया था जो कि एक्चुअली मेरा सवाल भी था कि हमने जो कश्मीर में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई तो उसमें इजिप्ट को न्योता दिया था, लेकिन इजिप्ट आया नहीं, उसने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ये जो अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर रिश्तों को एलिवेट किया है और आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि दोनों देशों की लड़ाई साझा है, इसे चाइना और पाकिस्तान जो एक परसेप्शन बिल्ड करता है इंडिया के अराउंड कि माइनॉरिटीज अंडर अटैक है, उसे काउंटर करने में, उस परसेप्शन को बदलने में क्या किसी तरह की मदद मिल पाती है आपके आकलन के मुताबिक? बहुत मदद मिलती है, ऐसी बात थोड़ी ना है। वो एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन इजिप्ट गए, सब कुछ होने के बाद भी इतना सवाल किया गया लोगों ने, उसके बाद माइनॉरिटीज इशू उठाए गए मीडिया में इधर उधर, लेकिन विजिट बनी रही, विजिट गए, विजिट में एग्रीमेंट साइन हुए। तो एक छवि तो बनी अच्छी कि भाई ये इंटरनल प्रॉब्लम है, जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे कंसर्न है वो हमने कर भी दिए। इस तरीके से काम होता है। एंड ये है कि विद्रता बढ़ती है तो मैं समझता हूँ कि ये इश्यूज भी टैकल होते हैं आसानी से। इस विजिट के बाद क्या जियोपॉलिटिकली आपको नया कुछ बदलाव दिखाई देता है, या आपको लगता है जो पुराने समीकरण हैं वही एग्जिस्ट करते हैं, या आप उसमें कोई बदलाव देखते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एक्सपर्ट होने के नाते? नहीं, एक बहुत बड़ा चेंज ग्लोबल लेवल पे आ रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सऊदी अरेबिया अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करे, अडॉप्ट करेगा। सो अमेरिका से जो उसके वो जो डिपेंडेंस है सिक्योरिटी को लेके, उसको खत्म करेगा, कम करेगा, ईरान से उसके संबंध हो जाएंगे। ये सब बातें किसने सोची थी कुछ समय पहले? तो एक मेजर चेंज अरब वर्ल्ड में आ रहा है, और जो ये चेंजेस आ रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि उससे एक तो आतंकवाद में भी कमी होगी बहुत, और दूसरी बात ये भी है कि उसके चेंजेस में ये लोग सब कोई की अब नजर ये है कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना चाहिए। मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है तो भारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस हो जाती है ग्लोबल एरिना में। भारत बहुत समय से कह भी रहा है यूएन रिफॉर्म होने चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप की भी बात करता है, इनलार्ज होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल।
और इस तरह की बहुत सी बातें हैं। भारत का एक दबदबा जिसे कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत बढ़ जाएगा। हमारे संबंध जो है न केवल इजिप्ट बल्कि सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर यानी अरबों के साथ भी हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। और बदलते हुए इस परिवेश में भारत की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती हुई नजर आती है। अगर इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे 6 से 8% तो बहुत फायदा होगा भारत का। अगर सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कहा दुनिया बदल रही है, भारत का कद भी बढ़ रहा है। आप पाकिस्तान को बदलते हुए देख रहे हैं इस मौजूदा परिप्रेक्ष्य में? पाकिस्तान जिस हालत में है मुझे नहीं लगता कि बदल पाएगा। देखिए, पॉलिटिकल क्राइसिस आती है तो आदमी संभाल लेता है, और इकोनॉमिक क्राइसिस इस तरह की जैसी उनकी आई है उसको संभालना बहुत मुश्किल है। बारोड मनी से उधार लेके मुल्क नहीं चलता। कब तक ये उधार इनको मिलता रहेगा, कब तक ये उधार से चलेंगे। पाकिस्तान के साथ समस्या ये हुई धर्म के नाम पे बना, और दूसरी बात ये कि इसने हमेशा धर्म ही को प्रमोट किया, इनका डेवलपमेंट एजेंडा कभी रहा नहीं। इन्हीं ने दोस्ती की अमेरिका से, यूरोप से, और इसलिए की कि ये बड़े देश हैं, इनका इंटरेस्ट सर्व करो तो तुम्हें पैसा मिलेगा। इनको पैसा भी मिलता रहा। अफगानिस्तान वार में पूरा मिला, उससे लग मिला। ये जब सेंटो के मेंबर बने सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, तो भी इनका फायदा रहा। लेकिन एक स्टेज तक अब अमेरिका का इंटरेस्ट था नहीं अफगानिस्तान में इतना जितना पहले था, उन्हीं ने बंद कर दिया इनको पैसा देना। ये चाइना के पास चले गए, चाइना ने इनको बहुत कुछ दिया। अब ये कहाँ जाएंगे? अब इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी जो है, यूरोप, अमेरिका स्वयं रिसेशन के कगार पे खड़े में है। और दूसरी बात ये कि ये पूरी तरीके से चाइना के साथ अब ये जुड़ गए हैं, तो अमेरिकन इनको वर्ल्ड बैंक से, IMF से तब तक तो लोन नहीं मिलेगा जब तक कि ये उनके इंटरेस्ट को नहीं बढ़ाएंगे, उनके इंटरेस्ट को नहीं प्रमोट करेंगे। तो इसमें मुझे ये इस जिस स्थिति में है उससे निकालना पाकिस्तान को बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए कोई बहुत विजनरी किस्म का एक फाइनेंस मिनिस्टर हो और उसका समन्वय बना हो प्रधानमंत्री के साथ। और लेकिन उसके लिए ये तभी होगा जब ये अपनी बेसिक नीतियां जो हैं पाकिस्तान की उसमें बदलाव लाए। जैसे कि आतंकवाद को सपोर्ट करना। आतंकवाद अब इनके लिए मुसीबत बन गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आतंकवादी कब्जा करने जा रहे हैं मुल्क की सत्ता के ऊपर, लेकिन ये कि आतंकवाद के चलते हुए ये आइसोलेट हो रहे हैं ग्लोबल कम्युनिटी में। इनको इनकी पूछ नहीं रह गई सेंट्रल एशिया में, जो इनके नेबर हैं, जो इनके करीब देश हैं वहाँ पे। अफगानिस्तान एक समस्या है इनके लिए। इतना इनस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो इन्हीं पे पड़ेगा सबसे ज्यादा। अगर कुछ और बढ़ती है तो पलायन होता है, पलायन के बाद फिर सब लोग तो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा जाएंगे, फिर ईरान और दूसरे। तो सभी इनसे चिंतित है। और लीडरशिप भी नहीं है कोई बड़ी विजनरी। और सेना एक बार सत्ता में आ जाती है तो फिर वो आसानी से छोड़ती नहीं, उसको आदत लग जाती है। सेना सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। वो अपनी पॉलिटिकल उसके एम्बिशन है उसको खत्म करने पे या उसको शेयर करने के लिए सिविलियन गवर्नमेंट तैयार नहीं है। तो कहाँ से ये बदलाव आएगा? और नीति परिवर्तन की बहुत सख्त जरूरत है वहां के ऊपर। और फिर उसके बाद ये कि एग्रीकल्चर भी उनका बहुत खराब है इस समय। इसी के मानसून बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही है, उनके यहाँ भी आ रही है। फ्लड्स आ गए थे लास्ट ईयर, 2 साल हो रहे हैं अब तो। उसकी वजह से उनका 1/3 पाकिस्तान का एग्रीकल्चर बिल्कुल डूब गया था, बर्बाद हो गया था। फूड शॉर्टेजेस हैं, पैसा नहीं है पेट्रोल खरीदने के लिए। तो इतनी इनर्मस क्राइसिस से निकालना पाकिस्तान को ये एक बहुत जोखिम का काम होगा। और जल्दी ही अगर नहीं निकला तो इंटरनल प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। और पाकिस्तान में बहुत से आतंकवादी ग्रुप भी ऑपरेट कर रहे हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि वहाँ के ऊपर वीपन भी बहुत अफगानिस्तान से मिल जाते हैं, बहुत सस्ते लोग लिए आते हैं। असामाजिक तत्व होते हैं हर देश में, वो सब एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा होगा तो बहुत बड़ी समस्या न केवल पाकिस्तान में, पूरी रीजन को होंगे। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान कोई नेचुरल स्टेट तो था नहीं, बॉर्डर खींच देने से तो मुल्क बनते नहीं। अब वो उन्हीं ने मुल्क तो बना दिया धर्म के नाम पे, लेकिन धर्म से ज्यादा स्ट्रांग जो होती है वो इथनिक आइडेंटिटी होती है।
इथनिक आइडेंटिटी, यानी वो पहले बलोच हैं, बाद में पाकिस्तानी हैं, पहले सिंधी हैं, बाद में पाकिस्तानी हैं, पहले वो पठान हैं, बाद में वो पाकिस्तानी हैं, पहले वो पंजाबी हैं, बाद में वो कुछ और हैं। तो ये इथनिक आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ी तो ये इथनिक डिवीजन शार्पन हो जाएंगे। जैसे बांग्लादेश क्यों अलग हो गया? देश में सबसे पावरफुल इस्लामिक मूवमेंट मुस्लिम लीग थी वहां पे। बांग्लादेश का बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान के बनाने में। लेकिन उनको लगा कि भाई ये पंजाबी डोमिनेशन यहाँ ज्यादा है, पंजाबी डोमिनेट कर रहे हैं, उनको सत्ता में शेयर नहीं दे रहे हैं, वो अलग हो गए। बंगाली अलग होकर उन्होंने अपना देश बना लिया भारत के साथ मिलके। तो ये इथनिक डिवीजन बहुत खतरनाक है। वहां पे बहुत सी इथनिसिटीज है जो किसी भी समय वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट और ऑलरेडी है सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन जगहों पे। मैं समझता हूँ कि और सक्रिय भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच खबर आगा सर, आपने टाइम दिया और इतना डिटेल में जाकर हर पहलू को समझाया भी और उसका विश्लेषण भी किया। बहुत बहुत आभार सर आपका और धन्यवाद भी। नमस्कार सर। थैंक